हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्सेज एकेडमी। बच्चों, आज के एपिसोड में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 लेंगे, जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। व्हाट इज प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? A project life cycle is a series of steps which are required to be taken to develop an AI based model. एंड वाई आर वी डेवलपिंग एन एआई बेस्ड मॉडल? हम एक एआई बेस्ड मॉडल इसलिए डेवलप कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब भी हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू फॉलो द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल स्टेप्स। तो इस चैप्टर में हम प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल पे ध्यान देंगे, उसके सीरीज ऑफ स्टेप्स को समझेंगे और देखेंगे कि उन सीरीज ऑफ स्टेप्स को फॉलो करके हम कैसे एक मॉडल डेवलप कर सकते हैं, उन स्टेप्स की सिग्निफिकेंस क्या है एंड हाउ डू दे कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ एआई बेस्ड मॉडल। सो लेट्स स्टार्ट विद एआई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हैंडबुक में, फैसिलिटेटर्स हैंडबुक में, ये सेकेंड चैप्टर है जो हमें करना है और इस यूनिट के भी 8 मार्क्स हैं, इसीलिए ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स, यूनिट नंबर 6 नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड यूनिट नंबर 7 इवैल्यूएशन। ये सारी यूनिट्स 8 मार्क्स की हैं। उसी तरीके से एआई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल भी 8 मार्क्स का है। दूसरी चीज, बहुत इजी टॉपिक है, इस टॉपिक को आप लोग 9th में भी कवर कर चुके हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ रिवीजन इन क्लास 10th। सभी स्टेप्स को हम एक बार फिर से देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ एआई लाइफ साइकिल। प्रॉब्लम स्कोपिंग, जो कि इसका पहला स्टेप है, फॉलोड बाय डेटा एक्विजिशन, जो कि दूसरा स्टेप है, डेटा एक्विजिशन थर्ड स्टेप, मॉडलिंग फोर्थ स्टेप एंड इवैल्यूएशन इज द फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप। इवैल्यूएशन चैप्टर को हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में देख चुके हैं, तो लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड rest of the steps. Step number 1, 2, 3 and 4. Of course, we'll be definitely discussing step number 5. The first step in AI project life cycle is problem scoping. Problem scoping में सबसे पहले आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए गए हैं, जो कि 9th क्लास में भी डिटेल में थे। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इन गोल्स के बारे में डिस्कस किया गया है और बेसिक यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यही है कि जब हम एक एआई बेस्ड मॉडल डेवलप कर रहे हैं तो उसमें इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हमें ध्यान में रखना है। हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारे एआई प्रोजेक्ट से इनमें से कौन सा गोल मीट हो रहा है या कम से कम कोई ना कोई गोल मीट होना चाहिए। हमें इन चीजों का ध्यान रखना है व्हाइल डेवलपिंग अवर मॉडल। यूनाइटेड नेशंस ने इन गोल्स को डिसाइड किया था। 17 गोल्स हैव बीन अनाउंस्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस which are termed as the sustainable development goals. The aim is to achieve these goals by the end of 2030. These are the 17 sustainable development goals. कौन-कौन से sustainable development goals हैं ये? No poverty, number 1. Zero hunger, number 2. Number 3, good health. Number 4, quality education. Number 5, gender equality. Number 6, clean water and sanitation. Number 7, affordable and clean energy. Number 8, decent work and economic growth. Number 9, industry, innovation and infrastructure. Number 10, reduced inequalities. Number 11, sustainable cities and communities. Number 12, responsible consumption and production. Number 13, climate action. Number 14, life below water. Number 15, life on land. Number 16, peace, justice and strong institutions. Number 17, partnerships for the goals. तो ये हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए while developing an AI based solution for a problem. ये जो सिंबल्स यहाँ पे दिए हुए हैं ये स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं डिसाइडेड बाय यूनाइटेड नेशंस फॉर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स।
एग्जाम में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ लो वाटर, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, इनमें से किसी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खासतौर पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। अब एआई बेस्ड सॉल्यूशन डेवलप करते टाइम इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रखने की जरूरत क्यों है? उसका रीजन ये है कि जब हम कोई एआई बेस्ड मॉडल डेवलप कर रहे हैं फॉर प्रॉब्लम, तो जो प्रॉब्लम होती है यूजुअली इन्हीं 17 एसडीजीज के आसपास रिवॉल्व करती है। और क्योंकि हम एक एआई बेस्ड सॉल्यूशन डेवलप कर रहे हैं, तो उस एआई बेस्ड सॉल्यूशन की कम से कम इतनी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, इतनी सिग्निफिकेंस होनी चाहिए कि वो वर्ल्ड लेवल पे एक्सेप्टेबल हो और इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को या इनमें से कुछ गोल्स को मीट करती हो। एज यू कैन सी, many goals correspond to the problems which we might observe around us too. One should look for such problems and try to solve them, as this would make many lives better and help our country achieve these goals. इंडिया में भी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वी आर अ डेवलपिंग नेशन। एक डेवलपिंग नेशन में पॉवर्टी भी होती है, हंगर भी होता है, अनहाइजेनिक कंडीशंस भी होती हैं। तो अगर आप देखें तो इन्हीं सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इर्द गिर्द हमारी प्रॉब्लम्स लाई करती हैं। तो जब भी हम एक एआई बेस्ड सॉल्यूशन डेवलप कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इनमें से कोई ना कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मीट करें। ना प्रॉब्लम स्कोपिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 4W कैनवस। आप सबने 9th क्लास में भी पढ़ा है और 10th में भी 4W कैनवस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। 4W प्रॉब्लम कैनवस। अब ये 4W प्रॉब्लम कैनवस क्या है? 4W प्रॉब्लम कैनवस में 4 W's हैं जो कि आपकी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। और ये 4 W कौन कौन से हैं? सबसे पहला व्हाट इज द प्रॉब्लम, जिसमें हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट वी वांट टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ एआई बेस्ड सॉल्यूशन। दूसरा W है हु आर द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो कि इस प्रॉब्लम से अफेक्ट हो रहे हैं। उस प्रॉब्लम से जुड़े हुए लोगों को स्टेक होल्डर कहते हैं। देन वेयर कवर्स कि भाई किस लोकेशन पे, किन सर्कमस्टांसेस में, कब ये प्रॉब्लम अकर हो रही है, दैट इज कवर्ड बाय वेयर। एंड लास्ट W इज व्हाई। Why should we solve this problem? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से क्या बेनिफिट्स होंगे, किसको बेनिफिट्स होंगे? क्या ये प्रॉब्लम इतनी वर्दी है कि उसको एक एआई बेस्ड सॉल्यूशन की मदद से सॉल्व किया जाए? तो दैट इज कवर्ड बाय व्हाई। सो दीज 4 W's आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कोपिंग द प्रॉब्लम। हम इसे प्रॉब्लम स्कोपिंग क्यों कह रहे हैं? हम इसे प्रॉब्लम स्कोपिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें हम प्रॉब्लम के स्कोप को डिफाइन कर रहे हैं कि किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का दायरा क्या है, उसकी बाउंड्रीज क्या हैं और उससे कौन कौन लोग अफेक्ट होंगे, उस प्रॉब्लम का किस किस पे असर पड़ेगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों करना चाहिए। ये सारी डिटेल्स हम 4W में डिस्कस करते हैं। इस 4W प्रॉब्लम कैनवस को बनाने के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा आता है वो आता है टू क्रिएट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट। सो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट क्या होता है? ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट टेम्पलेट एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है और उस सिंगल डॉक्यूमेंट में हम अपने चारों W's को रखते हैं और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ऑन अ सिंगल डॉक्यूमेंट, ताकि हैंडीली हमें अवेलेबल हो, इजीली अवेलेबल हो। तो एक तरफ आ जाते हैं चारों W's, who, what, where, why। दूसरी तरफ आ जाते हैं who are our stakeholders, what is the issue, problem और need, where कंटेक्स्ट क्या है उस प्रॉब्लम का, कहां पे अकर हो रही है, किन सिचुएशंस में अकर हो रही है, और why should we solve this problem, इससे हमें बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। तो यहाँ पे why का डिस्क्रिप्शन आ जाता है। So this problem statement is a very important part of problem scoping और ये कब बनता है? जब हम 4 W's डिसाइड कर लेते हैं। Next stage in artificial intelligence project life cycle is data acquisition. Now what is data acquisition?
As the term clearly mentions, this stage is about acquiring data for project. हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी ये जाना है, खासतौर पे इवैल्यूएशन वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा है, समझा है कि एआई बेस्ड मॉडल को ट्रेन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए डेटा की जरूरत होती है। कोई भी एआई बेस्ड मॉडल फॉर मशीन लर्निंग, फॉर डीप लर्निंग रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। तो वो डेटा को एक्वायर करना जरूरी है। So collection of data from various sources is called data acquisition. That data will be required for machine learning purpose. That data will be required for deep learning. That data will be required for training the AI based model, and that data will be required for testing the model that we have developed, for evaluating the model. So that's why the data is required. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि if you want to make an artificially intelligent system which can predict the salary of any employee based on his previous salaries, you feed the data of his previous salaries into the machine. तो मान लीजिए हम एक AI बेस्ड सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं जो कि फ्यूचर में आपकी सैलरीज को प्रिडिक्ट करेगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? इसके लिए हमें पास्ट सैलरी का डेटा चाहिए होगा और उस सैलरी में किस तरीके से इंक्रीमेंट्स हुए, क्या ट्रेंड रहा है इंक्रीमेंट होने में आपकी सैलरी का, कौन कौन से कंपोनेंट्स ऐड हुए हैं जिससे आपकी सैलरी इंक्रीज हुई है, ये सारा डेटा लेके हम मशीन को फीड करेंगे और वो एआई बेस्ड मशीन प्रिडिक्ट करेगी आपकी फ्यूचर सैलरी। तो एआई बेस्ड मॉडल की ट्रेनिंग के लिए इस केस में सैलरी का पास्ट डेटा विल बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस, जिसे हम ट्रेनिंग डेटा कहेंगे। वंस द मॉडल इज डेवलप्ड, हम फिर कुछ डेटा को लेके टेस्ट करेंगे जो कि टेस्टिंग डेटा रहेगा और इस टेस्टिंग डेटा की मदद से आपकी सैलरी प्रिडिक्ट की जाएगी। डेटा एक्विजिशन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डेटा फीचर्स। डेटा फीचर्स रेफर टू द टाइप ऑफ डेटा यू वांट टू कलेक्ट। आप किस टाइप का डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, वेदर इट इज टेक्स्ट डेटा, वेदर इट इज वीडियो डेटा, वेदर इट इज ऑडियो डेटा, वेदर इट इज इन टेबुलर फॉर्म, किस फॉर्म में वो डेटा अवेलेबल है, इमेजेस हैं। तो different types of data that you want to collect comes under the data features. Data collect करने के कई सारे methods हैं। कुछ methods जो कि बहुत ही common methods हैं for collecting the data. Number 1, surveys. Number 2, web scraping. Number 3, sensors. Number 4, cameras. Number 5, observations. And number 6, APIs, application program interface. In surveys, a questionnaire is prepared and is distributed to a mass of people. वो लोग जिनको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं सर्वेस के क्वेश्चनियर्स, वो उन क्वेश्चनियर्स को आंसर करते हैं। यूजुअली ये एनोनिमस रहते हैं, अपने नाम, एड्रेस, अपनी पर्सनल डिटेल्स उसमें रिवील नहीं करते और उन सर्वेस के बारे में, उन सर्वेस में दिए गए क्वेश्चनियर्स को फिल करके आपको वापस कर देते हैं। एंड देन यू परफॉर्म एन एनालिसिस ऑन द डेटा व्हिच यू हैव कलेक्टेड थ्रू द सर्वेस। वेब स्क्रैपिंग, इंटरनेट हर घर में मौजूद है, हर जगह मौजूद है एंड इंटरनेट इज अ बिग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। World Wide Web is a big source of information. So what you usually do, you surf over internet, you access different websites and collect data from those websites. यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि जिन वेबसाइट से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हों, उन पे जेन्युइन डेटा हो, पब्लिकली अवेलेबल डेटा हो, हम उनके प्राइवेट डेटा को एक्सेस ना करें। जो पब्लिक डोमेन में डेटा है जो प्रोवाइड किया हुआ है वो हम एक्सेस करें। तो ऐसे में हम गवर्नमेंट वेबसाइट्स का यूज कर सकते हैं। एक बहुत फेमस वेबसाइट है जो कि बहुत अच्छा डेटा प्रोवाइड करती है, विच इज नोन एज kaggle.com। गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट करने के लिए वी कैन विजिट डिफरेंट गवर्नमेंट पोर्टल्स टू कलेक्ट द डेटा। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना जरूरी है। सेंसर्स, व्हाट आर सेंसर्स? हम क्या कर सकते हैं, डेटा को कलेक्ट करने के लिए कई सारे सेंसर्स फिट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स, जैसे कि थर्मल सेंसर्स हो गए, टेम्परेचर आपको कलेक्ट करके देते हैं फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। पॉल्यूशन को चेक करने के लिए आप गैस सेंसर्स का यूज कर सकते हैं। तो अपने आसपास के सराउंडिंग्स के डेटा को कलेक्ट करने के लिए यू यूज सेंसर्स। प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, आप लोगों ने फोन में देखा होगा
कि when you bring the mobile near to your ear, what happens? The display of the phone is switched off. क्यों? क्योंकि जब आप कान के पास अपना फोन लेकर गए हैं तो आपको डिस्प्ले की जरूरत नहीं है, इससे बैटरी सेव होती है आपके फोन की। प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स आप लोगों ने देखे होंगे कि मॉल्स में लगे होते हैं, एयरपोर्ट पे लगे होते हैं और भी कई जगह लगे होते हैं दरवाजों पे, कि जब आप एक मॉल में एंटर कर रहे हैं तो दरवाजा ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स किसी ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस को मेजर करते हैं एंड बेस्ड अपॉन दैट मेजरमेंट दे परफॉर्म एन एक्शन। So from with the help of various sensors we collect the data. कैमरास से हम विजुअल इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं, चाहे फेस अनलॉकिंग फीचर के लिए आपके फेस का रिकॉग्निशन हो। ड्राइवरलेस कार्स में कैमरास फिक्स्ड होते हैं जो कि आसपास की सराउंडिंग्स को, रोड्स को, ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं। तो अंडर वेरियस सिचुएशंस, खासतौर पे कंप्यूटर विजन में कैमरास का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है टू कैप्चर द सराउंडिंग्स, विजुअल डेटा अबाउट द सराउंडिंग्स। ऑब्जर्वेशंस, नाउ दीज आर मेयर ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस में क्या करते हैं, जो ऑब्जर्वर होता है वो जो डेटा उसको ऑब्जर्व करना है उस डेटा की लोकेशन पे खामोशी के साथ, बिल्कुल ही विदाउट डिस्टर्बिंग द सराउंडिंग्स, वहां पे बैठ जाते हैं और सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं और रीडिंग्स नोट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें देखना है कि एक रोड पे से कितनी ट्रैफिक निकलती है एक दिन में, तो एज एन ऑब्जर्वर वहां पे हम बैठ जाएंगे और सिर्फ आने जाने वाले ट्रैफिक को मॉनिटर करते रहेंगे और रीडिंग लेते रहेंगे कि कितनी ट्रैफिक वहां से पास हुई है। सो दीज आर कॉल्ड ऑब्जर्वेशंस। API प्रोग्राम्स, व्हाट आर API प्रोग्राम्स? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होते हैं? आप लोगों ने उबर ओला में देखा होगा कि राइड तो है ओला या उबर की, लेकिन उसमें जो मैप्स डिस्प्ले हो रहे हैं वो गूगल से लिए गए हैं, गूगल मैप्स को लिया गया है। तो गूगल क्या करता है, गूगल अपने मैप्स का एक छोटा सा कोड ओला और उबर को प्रोवाइड कर रहा है। ओला और उबर क्या कर रहे हैं, उस कोड को अपने प्रोग्राम में, अपनी एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसकी मदद से गूगल मैप्स ओला उबर की एप्स में आ गए हैं। तो जब हमें एक एप्लीकेशन में किसी दूसरे एप्लीकेशन की जरूरत होती है, किसी दूसरे एप्लीकेशन के फीचर्स की जरूरत होती है, तो हम उस दूसरी एप्लीकेशन के फीचर्स के API कोड्स को यूज करते हैं। तो ये थे डिफरेंट मेथड्स जो कि यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं फॉर एक्वायरिंग द डेटा। गवर्नमेंट वेबसाइट्स जैसे मैं कह रहा था आप लोगों से, data.gov.in, india.gov.in, ये इंडियन वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं जहां से आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। डेटा एक्सप्लोरेशन, इन डेटा एक्सप्लोरेशन वी एक्सप्लोर द डेटा। जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हम कलेक्ट कर लेते हैं। अब उसमें से काफी सारा डेटा ऐसा होता है जिसकी हमें जरूरत है और काफी सारा डेटा ऐसा भी होता है जो कि हमारे लिए जरूरी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उस डेटा को एक्सप्लोर करते हैं, उसको रिफाइन करते हैं। रिफाइन करने का मतलब ये है कि उसमें से अननेसेसरी डेटा हटाना और नेसेसरी डेटा को अपने पास रखना। डेटा माइनिंग करते हैं, डेटा में से फर्दर और ज्यादा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना। डेटा एक्सट्रैक्शन करते हैं, डेटा को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टोर करते हैं ताकि उसकी एक्सेसिबिलिटी इजी हो जाए। और डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं, यानी डेटा को आसानी से समझने के लिए विजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स, चार्ट्स, डायग्राम्स एंड डिफरेंट मेथोडोलॉजीज। तो दिस कम्स अंडर डेटा एक्सप्लोरेशन। और ये किस लिए किया जाता है, ताकि हम आसानी से हमें ट्रेंड्स का पता चल सके, पैटर्न्स का पता चल सके और उस डेटा को आसानी से समझा जा सके और उसकी बेसिस पे अपने AI बेस्ड सॉल्यूशन के लिए हम स्ट्रेटजीज को डिवाइस कर सकें, बना सकें। नाउ द नेक्स्ट स्टेप which is a very important stage in AI project life cycle is modeling. What is modeling? Now in modeling phase what we do, we start designing our AI based model. हम अपने AI based model को डेवलप करना, डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं
और इस मॉडलिंग फेज में ही उसको कंप्लीटली डेवलप कर लेते हैं। उसका एक प्रोटोटाइप तैयार किया जाता है, एक ऐसा प्रोटोटाइप जो कि वर्किंग मॉडल हो, जिसको हम ट्रेनिंग डेटा सेट से ट्रेन करेंगे और टेस्टिंग डेटा सेट से टेस्ट करेंगे। एआई मॉडल्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। जनरली एआई मॉडल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू लर्निंग बेस्ड मॉडल्स एंड रूल बेस्ड मॉडल्स। लर्निंग बेस्ड मॉडल्स को हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। नाउ व्हाट आर लर्निंग बेस्ड मॉडल्स? लर्निंग बेस्ड मॉडल्स को समझने से पहले हम रूल बेस्ड मॉडल्स को समझ लेते हैं। रूल बेस्ड अप्रोच refers to the AI modeling where the rules are defined by the developer. So let's say you are the coder, you are the developer. आप क्या कर रहे हैं, आपका AI मॉडल कैसे काम करेगा उसके लिए पूरी कोडिंग आप कर रहे हैं, पूरे रूल्स आप डिफाइन कर रहे हैं, पूरे एल्गोरिथम्स आप डिफाइन कर रहे हैं। मशीन अपनी तरफ से लर्निंग या तो नहीं कर रही या फिर बहुत ही मिनिमम कर रही है। सारे रूल्स, सारी कंडीशंस, सारी प्रोग्रामिंग आपने डिफाइन की है। फॉर एग्जांपल, आपने एक प्रोग्राम बना दिया फॉर एयर कंडीशनर्स। एयर कंडीशनर्स में आप जब टेम्परेचर सेट करते हैं तो आपने एक प्रोग्राम बना दिया। सपोज यूजर सेट करता है 24 डिग्री का टेम्परेचर, तो एज सुन एज द सराउंडिंग एनवायरमेंट्स टेम्परेचर रीचेस 24 डिग्रीज, द थर्मोस्टेट गेट्स कट ऑफ। अब वो टेम्परेचर कैसे कलेक्ट हो रहा है? वो टेम्परेचर कलेक्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स। जब 24 डिग्री पे रूम का टेम्परेचर पहुंच जाएगा, थर्मोस्टेट कट ऑफ हो जाएगा, कंप्रेसर शट डाउन हो जाएगा ताकि इलेक्ट्रिसिटी को प्रिजर्व किया जा सके। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था। इसमें ये जितने भी कंडीशंस हैं कि as soon as the temperature reaches to the point what the user has set, immediately the thermostat should be cut off and the thermostat will switch on and the compressor will switch on when the temperature rise above the set temperature. तो जैसे ही रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री से ऊपर चला जाएगा, लेट्स से 25 डिग्री हो गया, तो वहीं पे थर्मोस्टेट ऑन हो जाएगा और कंप्रेसर ऑन हो जाएगा और एसी फिर से कूलिंग करने लगेगा। तो ये सारे रूल्स प्रोग्रामर बना रहा है। यहाँ पे मशीन खुद ब खुद कुछ भी लर्न नहीं कर रही है, यहाँ पे एसी खुद ब खुद कुछ नहीं लर्न कर रहा है। These kind of models are called rule based models और इस अप्रोच को हम रूल बेस्ड अप्रोच कहते हैं। चैटबॉट्स में हमने पहले भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी डिस्कस किया था कि ऑन वेबसाइट्स लाइक IRCTC, जो कि रेलवे टिकट बुकिंग की वेबसाइट है इंडिया में, इस वेबसाइट पे जो आपको चैटबॉट मिलेगा वो रूल बेस्ड मॉडल के तहत काम कर रहा है। सिमिलरली LIC इंडिया, यहाँ पे भी जो चैटबॉट काम कर रहा है, इट इज वर्किंग अंडर रूल बेस्ड मॉडल। तो रूल बेस्ड मॉडल का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि द कोडिंग, द लॉजिक, द एल्गोरिथम्स, द कंडीशंस आर डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर, द डेवलपर। Machine is not learning anything on its own. Now, learning based approach. एक AI मॉडल, हकीकत में AI मॉडल तभी होता है जब वो लर्निंग बेस्ड अप्रोच को फॉलो कर रहे, जहां पे मशीन खुद ब खुद लर्न कर रही है। That model is called AI based model. Learning based approach refers to the AI modeling where the machine learns by itself. Under the learning based approach, the AI model gets trained on the data fed to it and then is able to design a model which is adaptive to the change in data. तो यहाँ पे लर्निंग बेस्ड अप्रोच में मशीन को ट्रेन किया जाता है। ट्रेनिंग के बेसिस पे मशीन लर्न करती है और लर्न करके जैसे जैसे डेटा में, इनपुट डेटा में चेंज आता जाता है, वैसे वैसे अपने आप को अडेप्ट करती जाती है, अपने रूल्स को मॉडिफाई करती जाती है, चेंज करती जाती है। यानी लर्निंग बेस्ड अप्रोच में मशीन खुद ब खुद लर्न कर रही है। लर्निंग बेस्ड अप्रोच में तीन इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजीज हैं: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या है? सुपरवाइज्ड लर्निंग एक ऐसी लर्निंग अप्रोच है, एक ऐसा लर्निंग मॉडल है जिसमें हम डेटा के साथ लेबल्स अटैच करते हैं जो कि ये बताते हैं कि वो डेटा क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक मशीन को
फ्रूट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन फ्रूट्स के साथ हम लेबल्स अटैच करेंगे कि जो फ्रूट्स प्रोवाइड हो रहे हैं वो एप्पल है, बनाना है, गुआवा है, ग्रेप्स है, मैंगो है, कौन सा फ्रूट है। मशीन उस डेटा को उन लेबल्स की बेसिस पे आइडेंटिफाई करती रहती है और लर्न करती रहती है। जब मशीन अपने लर्निंग फेज में आती है और उसके सामने डेटा को प्रेजेंट किया जाता है, यानी फ्रूट्स को प्रेजेंट किया जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करती है कि जो फ्रूट उसके सामने प्रेजेंट किया गया है वो फ्रूट मैंगो है, गुआवा है, बनाना है, ग्रेप्स हैं या कौन सा फ्रूट है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी लेबल्ड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। दिस इज कॉल्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग के ऊपर एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आइए अपने सैंपल क्वेश्चन पेपर में सुपरवाइज्ड लर्निंग पे बेस्ड एक क्वेश्चन को हम ऑब्जर्व करें। Identify and explain the types of the learning based approaches in the figures given below. अब यहाँ पे इस पेपर में, सैंपल क्वेश्चन पेपर में दो फिगर्स दी गई हैं। पहली फिगर अगर आप देखें तो डॉग के साथ लेबल अटैच्ड है, डॉग का, यहाँ पे डॉग का लेबल अटैच्ड है, कैट के साथ कैट का लेबल अटैच्ड है, कैट का लेबल अटैच्ड है। अब एक इमेज प्रोवाइड की गई टू द मशीन। जब मशीन को इमेज प्रोवाइड की गई तो ये मशीन डिसाइड कर रही है और प्रिडिक्शन कर रही है, आउटपुट जनरेट कर रही है, आई थिंक यू आर अ डॉग। सो दिस अप्रोच, फिगर 1 की जो अप्रोच है ये है सुपरवाइज्ड लर्निंग अप्रोच। सुपरवाइज्ड लर्निंग मेथोडोलॉजी में डिफरेंट मेथड्स हैं फॉर लर्निंग। द फर्स्ट मेथड इज क्लासिफिकेशन। नाउ व्हाट इज क्लासिफिकेशन? In classification, the data is classified according to the labels. जो labels attach किए गए हैं उसके according data को classify किया जाता है. For example, in the grading system, students are classified on the basis of the grades they obtain with respect to their marks in the examination. एक एग्जांपल दिया गया है और यहाँ पे क्लासिफिकेशन का ग्राफ दिया गया है कि with the help of the labels attached with the data is classified. ए ग्रेड वाले कितने बच्चे हो गए, बी ग्रेड वाले कितने बच्चे हो गए, सी ग्रेड वाले कितने बच्चे हो गए, तो दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। रिग्रेशन, रिग्रेशन मॉडल भी सुपरवाइज्ड लर्निंग का मॉडल है। अभी हमने एक सैलरी का एग्जांपल किया था कि एक मॉडल है जिसे आपकी फ्यूचर सैलरी को प्रिडिक्ट करना है। उसके लिए उस मॉडल को किस चीज की जरूरत पड़ेगी? फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग आपकी पास्ट सैलरीज के डेटा की। तो जब हमारे एआई बेस्ड मॉडल को पास्ट डेटा की जरूरत पड़ती है या फिर हम पास्ट डेटा की बेसिस पे हमारा एआई बेस्ड सॉल्यूशन फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है या फ्यूचर डेटा प्रिडिक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन। सो इन रिग्रेशन such models work on continuous data. Example, if you wish to predict your next salary, then you would put in the data of your previous salary, any increments, etc., and would train the model. Here, the data which has been fed to the machine is continuous. तो आपको continuous data की जरूरत पड़ेगी to predict the next output in regression. You can observe the map of the regression. एक continuous data ये बता रहा है over this line, जिसके साथ ये data points attached, which are giving continuous data set. Now comes unsupervised learning. As the name suggests, in unsupervised learning, यहाँ पे जो डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है, that data is not labeled. An unsupervised learning model works on unlabeled data set. अब जब अनलेबल्ड डेटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन, हाउ दैट मशीन इज गोइंग टू लर्न। तो इस सिचुएशन में अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के केस में जो मशीन है वो डेटा के डिफरेंट फीचर्स की बेसिस पे लर्न करती है। फॉर एग्जांपल, डेटा का शेप, डेटा का कलर, डेटा का पैटर्न, डेटा के डिफरेंट फीचर्स। सो this means that the data which is fed to the machine is random, and there is possibility that the person who is training the model does not have any information regarding it. The unsupervised learning models are used to identify relationships, patterns, and trends out of the data which is fed into it. It helps the user in understanding
what the data is about and what are the major features identified by the machine in it. For example, इस क्वेश्चन पेपर में, सैंपल क्वेश्चन पेपर में हम इसी क्वेश्चन के फिगर 2 को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटा के साथ लेबल्स अटैच नहीं है, डॉग्स के साथ कोई लेबल अटैच नहीं है, कैट्स के साथ कोई लेबल अटैच नहीं है। अब जब मशीन को ये फीड किए गए तो मशीन इज प्रिडिक्टिंग कि भाई these types of animals it has categorized into one set, these types of animals it has categorized into one set, और ये मशीन कह रहा है कि I don't know what this data is about but I can categorize them according to their shape, size, features, etc. तो based upon different features इसने क्या किया है, इस मॉडल ने उस डेटा को सेग्रीगेट कर दिया है। This is called unsupervised learning. Unsupervised learning के कुछ important methods. Number one, clustering. It refers to the unsupervised learning algorithm which can cluster the unknown data according to the patterns or trends identified out of it. The patterns observed might be the ones which are known to the developer, or it might even come up with some unique patterns out of it. So based upon the patterns, the trends, the features, the data is clustered into groups. For example, YouTube पे आप जब एक बार म्यूजिक देखना स्टार्ट करते हैं, आपने देखा कि भाई आपको रॉक म्यूजिक पसंद है। अब YouTube आपको किस तरीके के सजेशंस देता है, रॉक म्यूजिक के ही सजेशंस देने लगता है, रिकमेंडेशंस देने लगता है, और वो किस बेसिस पे, बेस्ड अपॉन द फीचर्स ऑफ द म्यूजिक, कि उस म्यूजिक का रिदम क्या है, पिच क्या है, बीट्स कैसी हैं, इन सब की बेसिस पे, म्यूजिक के डिफरेंट फीचर्स के बेसिस पे वो आपको रिकमेंडेशंस देने लगता है। आप नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखते हैं और नेटफ्लिक्स आपको मूवीज रिकमेंड करने लगता है। किस बेसिस पे, अगर आपने एक्शन मूवीज देखी हैं तो वो इन ऐसी मूवीज को रिकमेंड करने लगता है जिसमें एक्शन हो, थ्रिलर्स हो, ऐसी मूवीज रिकमेंड करने लगता है। सो दिस इज कॉल्ड क्लस्टरिंग। Dimensionality reduction. Now, dimensionality reduction is, so far it has not been asked by CBSE in examinations. इतना ज्यादा important भी नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए जरूरी है कि यूजुअली क्या होता है, हम ह्यूमन बींग्स लिमिटेड डायमेंशंस के हिसाब से किसी चीज को समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हम मैक्सिमम डायमेंशंस जो कंसीडर कर सकते हैं किसी चीज को समझने के लिए 3 डायमेंशंस हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं, कई एंटिटीज ऐसी होती हैं हमारे आसपास जिनकी डायमेंशंस बहुत ज्यादा होती हैं, जिनको हम विजुअलाइज नहीं कर सकते, जिनको हम समझ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, वॉइस, इट इज सेड दैट वॉइस इज n डायमेंशनल इन नेचर, यानी वॉइस की बहुत ज्यादा डायमेंशंस हैं, बियॉन्ड 3 डायमेंशंस। तो ऐसे में डायमेंशनैलिटी रिडक्शन क्या करता है, उन ऑब्जेक्ट्स की डायमेंशंस को या उन ऑब्जेक्ट्स को जो कि मोर देन 3 डायमेंशंस में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, उनकी डायमेंशंस को रिड्यूस करके उन डायमेंशंस में रखने की कोशिश करता है जो कि हम ह्यूमन बीइंग्स समझ सकें। तो व्हेन द डायमेंशंस आर रिड्यूस्ड and the object is represented according to our dimensions that we understand, it is called dimensionality reduction. For example, इस बुक में अगर कोई इमेज की फोटो खींचे हम, जो इमेज है वो रियलिटी में 3D में एग्जिस्ट कर रही है, 3 डायमेंशंस में एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जब हम उस इमेज को यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस बुक में कॉपी पेस्ट करेंगे तो इट विल बी इन 2 डायमेंशंस, क्योंकि ये पेज जो है ये एक 2 डायमेंशनल सरफेस है जिसपे एक 3D ऑब्जेक्ट हम पेस्ट नहीं कर सकते। इट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग द डायमेंशंस और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन को अच्छे से समझने के लिए आप मेरा यूनिट 7 का वीडियो जो कि एपिसोड नंबर 2 में मैंने एक्सप्लेन किया है उसको डिटेल में देखिए। उस चैप्टर में इवैल्यूएशन के हर पार्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। यहाँ पे हम ब्रीफ में समझ लेते हैं कि हमारा एक एआई बेस्ड मॉडल है जो बन गया है, तैयार हो गया है, अब उसको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट क्या करना है? इवैल्यूएट करना है उसकी रिलायबिलिटी के लिए, उसके प्रिसिशन के लिए, और ये जानने के लिए कि वो मॉडल कितना एक्यूरेटली काम कर रहा है। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, एक्यूरेसी, प्रिसिशन,
रिकॉल और F1 स्कोर, और इन सब की कैलकुलेशंस मैंने अपने इवैल्यूएशन वाले वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है, तो उस वीडियो को जरूर देखिए। और उस चैप्टर का 8 मार्क्स का वेटेज है, इसलिए भी वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूरल नेटवर्क्स, artificial neural networks. What are artificial neural networks? Artificial neural networks mimics the human brain, the human neural system. Human neural system में क्या होता है? Human neural system में we know that the human body is covered with millions of neurons. और वो millions of neurons हमें और वो millions of neurons क्या करते हैं? अपने सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन कैप्चर करके ब्रेन तक पहुंचाते हैं हमारे, और ब्रेन बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन कोई ना कोई डिसीजन लेता है, और ये सारी चीजें विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे सामने कोई गर्म कंटेनर रखा हुआ है, हम गलती से उसको हाथ लगा देते हैं, लेकिन हमारे न्यूरॉन्स इमीडिएटली डेटा को रिसीव करते हैं, और वो डेटा क्या है? टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को रिसीव करके इमीडिएटली उसको विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और बेस्ड अपॉन दैट डेटा द ब्रेन टेक्स द डिसीजन दैट इट इज टू हॉट टू होल्ड दैट कंटेनर। उससे हमें नुकसान पहुंच सकता है, उससे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है, तो हम अपना हाथ दूर हटा लें। Similarly, artificial neural network consist of multiple layers. पहली लेयर होती है इनपुट लेयर। इनपुट लेयर अपने आसपास की सराउंडिंग से इनपुट कलेक्ट करती है, इनपुट डेटा कलेक्ट करती है, देन इट पासेस इट ऑन टू द हिडन लेयर। देयर कैन बी मल्टीपल हिडन लेयर्स। हिडन लेयर्स क्या करती हैं? हिडन लेयर्स जो इनपुट डेटा प्रोवाइड कर रही है उसको प्रोसेस करती है। इट इज जस्ट लाइक न्यूरॉन्स। डेटा प्रोसेस करने के बाद वो इंफॉर्मेशन पहुंचाती है आउटपुट लेयर तक। आउटपुट लेयर, after analyzing the data, the information given to it by the hidden layers, predicts the output, generates the output. This is how the artificial neural network works. कई बार ऐसा होता है कि जो आउटपुट मशीन प्रिडिक्ट कर रही है, इट इज रॉन्ग, तो ऐसे केस में फीडबैक मैकेनिज्म होता है। फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए द फीडबैक गोज बैक टू द इनपुट लेयर, इट अगेन कैप्चर्स द डेटा, द प्रोसेसिंग लेयर्स, the hidden layer, they adjust their calculations, they adjust their processing, modify their processing, processes the data again, and then passes on the information to the input layer, to the output layer, and output layer again makes the prediction. तो ये साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक के करेक्ट प्रेडिक्शंस जनरेट नहीं होती। So this is how artificial neural network works. So neural networks are loosely modeled after how neurons in the human brain behave. The key advantage of neural network are that they are able to extract data features automatically without needing the input of the programmer. A neural network is essentially a system of organizing machine learning algorithms to perform certain tasks. तो न्यूरल नेटवर्क की जरूरत किस लिए पड़ रही है? मशीन लर्निंग के लिए, ऑटोमेटिकली डेटा के फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द प्रोग्रामर। तो दैट्स व्हाई न्यूरल नेटवर्क इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, और ये ग्राफ एज इट इज सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी दिया हुआ है कि यहाँ पे एक एक्सिस आपको बता रहा है कि परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल की परफॉर्मेंस, और यहाँ पे डेटा का साइज। नाउ ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, इनकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं लो होती है, क्योंकि जो डेटा साइज है वो भी लो है। स्मॉल न्यूरल नेटवर्क्स, इनकी परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर होती है, क्योंकि डेटा भी ये ज्यादा ले रहे हैं। मीडियम न्यूरल नेटवर्क, दे take more data than the small neural network, and they give better performance. Model performance भी improve हुई है। Large neural network, they collect huge amount of data, and the model performance is best. तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि डैश द न्यूरल नेटवर्क बेटर इज द परफॉर्मेंस, यानी लार्जर द न्यूरल नेटवर्क बेटर इज द परफॉर्मेंस। और जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस एपिसोड में बताया था
कि सीबीएसई विद पेज नंबर ये बता रहा है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से पेज पे से कौन सी यूनिट पे से लिया गया है। सो यहाँ पे ये क्लियरली डिपिक्ट कर रहा है, एज सीन इन द फिगर गिवन द लार्जर न्यूरल नेटवर्क एंड टेंड्स टू परफॉर्म बेटर विद लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा। न्यूरल नेटवर्क के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, इस न्यूरल नेटवर्क को मैंने चैप्टर 1 में भी एक्सप्लेन किया है, तो इस न्यूरल नेटवर्क के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं। Some of the features of neural network systems are modeled on the human brain. They are able to automatically extract features without input from the programmer. Every neural network node is essentially a machine learning algorithm. It is useful when solving problems for which the data set is very large. So neural networks requires huge amount of data. तो दोस्तों ये सिंपल सा चैप्टर था AI प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िए, छोटा सा चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है, सिर्फ 5 कंपोनेंट्स दिए हुए हैं एआई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के। प्रॉब्लम स्कोपिंग, डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग और इवैल्यूएशन। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ लर्निंग, जिसमें लर्निंग बेस्ड अप्रोच और रूल बेस्ड अप्रोच। लर्निंग बेस्ड अप्रोच में सुपरवाइज्ड लर्निंग, unsupervised learning, supervised learning में classification and regression, unsupervised learning में clustering and dimensionality reduction। उसमें से भी clustering is more important. So this is about chapter 2. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल, hit that notification bell and keep learning with me. So see you next time in next video. Till then, take care. Goodbye.